जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पॉलिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। तो आज उसी क्रम में आज ये पॉलिटी टॉपिक का जो है ये लास्ट क्लास है अभी के लिए। जो अभी ये क्रम चल रहा था 15 क्लासेस का, ये आज फाइनल पार्ट है इसका। इसके बाद भी अगर आप लोग कहेंगे किसी टॉपिक में रिलेटेड आपको डाउट होगा तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे वो। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, वो बताएंगे आप लोगों को जल्द ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, यानी कि राष्ट्रहित में भारत की संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक संकल्प लाया जाता है। वो संकल्प किसके द्वारा लाया जाता है? तो उसका ऑप्शन दिया गया है 4। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए तब। दूसरा, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए तब। यहाँ पर साधारण बहुमत, यहाँ पर 2/3 बहुमत। फिर तीसरा, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से। फिर चौथा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए तो इसका जो है सही जवाब होगा डी वाला, कि राज्यसभा के द्वारा अगर कोई मतलब एक प्रस्ताव पारित कर लिया जाए कि राज्य की सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की आवश्यकता है राष्ट्र के हित में, तब राष्ट्र संसद जो है ऐसा कानून बना सकती है। इसके लिए जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। यानी कि इसका जो है पहले का सही आंसर क्या है? डी है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दूसरा, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब ये दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब पंचायत का मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर 5 साल से पहले किसी भी कारणवश से वो भंग हो जाता है पंचायत, तब जो नया चुनाव होगा वो नया चुनाव जो 5 साल की अवधि में बचे हुई अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा। यानी कि इसका केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव में नहीं है। तो पहला, विचार की स्वतंत्रता, ये तो है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, तो यानी इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं होगा। फिर आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है मूल अधिकार, उसमें से बताना है कौन कौन सा है इसमें। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, पहला तो ये है। आर्टिकल 23 और 24 में तो ये दिया ही गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है, यानी ये और ये नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, हाँ ये है। तो इसका जो है मतलब सही जवाब क्या होगा? 1 और 4 किस ऑप्शन में है? वो सी ऑप्शन में है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध, यानी कि जो अधिकार है वो नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, यानी राज्य इस पर दावा कर सकता है नागरिकों के विरुद्ध, ये सही है? ये गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ये भी नहीं।
अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि इसका पांचवे का ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें अनुसंशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के निदेशक तत्व में जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा प्रावधान जोड़ा गया जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। पहला, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। अब इस प्रश्न से आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोग बताइएगा। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन है। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तीसरा, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना। तो पहले तो इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जो कि है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, इसको जोड़ा गया था। अब आप लोगों को बताना है कि ये जो बाकी के जो 3 आर्टिकल, मतलब 3 जो प्रावधान है, ए, सी, डी, बी, चारों का ले लीजिए। आपको बताना है कि ये चारों का आर्टिकल कौन कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा पहले तो ऊपर, उसके बाद लिखिएगा ए वाले का आर्टिकल लिखिएगा, फिर बी का आर्टिकल लिखिएगा, सी का, फिर डी का, इसका ऐसे ऐसे करके लिखिएगा। तो आइए 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बात करता है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की योग्यता पूछा गया एक तरीके से। तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है नामांकन पत्र? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वह दाखिल कर सकता है। हाँ, इसका ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये भी नहीं है। तो यानी कि 7वें का ऑप्शन सी सही है। अब आइए 8वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो वोटिंग राइट है और इलेक्शन मतलब इलेक्ट होने का जो अधिकार है वो कैसा है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक है, संवैधानिक है या विधिक अधिकार। तो इसका जो सही जवाब है वो विधिक अधिकार है, यानी कि ये एक लीगल राइट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? यानी कि संसद जो है, 3 ऑप्शन दिए गए, किनके द्वारा संसदीय मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, अनुपूरक प्रश्नकाल के माध्यम से, इन तीनों ही माध्यमों से जो है संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 किसमें है? डी वाले ऑप्शन में, जिसका डी ऑप्शन सही है। तो आइए 10वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ मतलब क्या है इसमें? अब आप लोगों को बताना है। विधियों और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो यही ऑप्शन सही है, पहला ही। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विधियों और कार्यपालिकीय आदेश, यानी किसी भी कानून और कोई कार्यपालिकीय आदेश की संवैधानिकता, यानी कि वो संवैधानिक है कि नहीं, इसके विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है। यही इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन, इसको आप लोग जानते हैं। तो ये यही है, इसका पहला ही सही है। तो आज का जो है, आज हमने 11 प्रश्न लिया था क्योंकि ये लास्ट क्लास है। तो एक तो प्रश्न ज्यादा है, तो ये जरूरी भी था। देखिए, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, यानी कि समाज में समानता होना चाहिए, उसका एक कारण मतलब एक निहितार्थ यानी एक अर्थ है यह कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव हो, और विचारधारा का अभाव है। ये 2 रिपीट हो गया है, एक ही ऑप्शन। चलिए इसको 3 ही ऑप्शन मान लीजिए, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें से बताना कौन सा। तो यानी कि समाज में समानता का मतलब होगा कि विशेषाधिकारों का अभाव हो, यही है इसका मतलब। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब अपने नए किसी सब्जेक्ट के साथ, जो कि बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपना रिव्यू भी दीजिए कमेंट के माध्यम से, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़कर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो लेकिन अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें और कुछ अच्छा या और इफ़ेक्टिव तरीके से हम आप लोगों को डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक, जो भी अगले टॉपिक चलेंगे। या फिर पॉलिटी का ही अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, अभी तो इसमें एक बचा है टॉपिक, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम खाना खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने जो संविधान सभा के बारे में प्रश्न आपसे ज़्यादा नहीं कराया, तो अभी वो टॉपिक बचा, वो भी ऐसे किसी दिन अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।